कहना कि गुंडा राज खत्म नहीं होता, ये मतलब आधारहीन बात है। इसको कोई मतलब जो है मीडिया के साथ, अन्य मीडिया के साथ आप भी मिलकर इसको बढ़ाते हैं तो मतलब कोई बहुत बढ़िया बात आप नहीं करते हैं। ललित मोहन शर्मा जी को लाना चाहूंगा। भाई साहब, आपके पार्टी के संयोजक कहते हैं मथुरा में, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कायम है। अजय पोइया जी की पार्टी के लोग कहते हैं, पूरन प्रकाश जी की पार्टी के लोग कहते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि यहाँ गुंडा राज नहीं है। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, पिछली समाजवादी जो सरकार थी वो गुंडा राज के लिए बदनाम थी। पिछली जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी वो भ्रष्टाचार के लिए बदनाम थी। लेकिन ये जो वर्तमान में माननीय अखिलेश यादव जी की जो सरकार है, ये गुंडा राज प्लस भ्रष्टाचार दोनों के लिए ही कुख्यात हो चुकी है। और केवल 7-8 महीने के अंदर ही इस सरकार के प्रति जनता में ऐसी एंटी इनकम्बेंसी बन गई है कि आप देखिएगा हर जगह इनके जहां भी प्रत्याशी खड़े हैं वो 5वें और 6वें नंबर के लिए तरस रहे हैं। तो ये न केवल गुंडा राज बल्कि भ्रष्टाचार के लिए भी बदनाम हो गई है। पिछली सरकार ने समाजवादी पार्टी की कम से कम भ्रष्टाचार के लिए उदय हुआ है, और जैसे उदय हुआ है ना ऐसे ही अस्त हो जाएंगे। पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात। मैं एक सवाल करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, अजय पोइया जी बैठे हुए हैं, अजय कुमार पोइया बैठे हुए हैं, आप पूर्व विधायक रह चुके हैं। पोइया जी, सबसे बड़ा सवाल आपसे है, हेमा मालिनी जी मैदान में है, लेकिन देखा ये जा रहा है हेमा मालिनी जी का जो पब्लिक से टच है, जो पब्लिक उनको चाहती है, वो पब्लिक के करीब नहीं आ पाती है। सिक्योरिटी गार्ड आकर के सब पब्लिक को हटा देते हैं। एक माला डाल करके अगर एक लेडी आती है तो हेमा मालिनी उससे भी परहेज करती हैं। कैसे आप चुनाव जीतेंगे, क्या रणनीति रहेगी, हमारे चैनल के दर्शकों को बताइए। अजय कुमार पोइया जी, आपका ये कहना निरर्थक है। आपका जो ये सोच मेरी समझ में नहीं आती, कहाँ से आप पैदा कर ली है। पोइया जी, मैं अरे आप बता सकता हूँ। आम जनता में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ये अच्छा आपकी दृष्टिकोण नहीं है। पहले दिन हेमा मालिनी आई, गस खा के गिर गई। मैं वहां मौजूद था, गस खा के गिर गई पहले दिन हेमा मालिनी आई। देखो, आप सुन ही नहीं रहे, आरोप पे आरोप लगाने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? आप सुनिए, क्षमता देखिए। अजय कुमार पोइया जी, आपसे एक बड़ा प्रश्न है। जब हेमा मालिनी जी का नाम सामने आया तब आपकी जिला इकाई में ही फूट मच गई। कई बड़े नाम, कई बड़े दिग्गज इसके खिलाफ दिखाई दिए। आपके द्वारा कहना था, आपकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं, कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा कहना था पैराशूट से लाया हुआ हमें प्रत्याशी पसंद नहीं है, जबकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आप 5 साल में प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाए। आप बात कर रहे हैं कि मीडिया गलत आरोप लगा रहा है। सिद्ध कीजिए कि मीडिया गलत आरोप कैसे लगा रहा है। अजय कुमार पोइया जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन बहुत प्रिय संगठन है। यहाँ सब अनुशासन में भले हुए हैं। हमारे यहाँ कोई भी किसी पार्टी में किसी को भी ले लें, छोटे से कार्यकर्ता को लेकर बड़ा कोई भी हमारा कार्यकर्ता हो, हम सबके लिए समर्पण की भावना रहती है। और समर्पण की भावना ही भारतीय जनता पार्टी को उच्च शिखर पर आज बैठाने के लिए जा रही है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को घोषित प्रधानमंत्री के रूप में जो जनता को दिया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इस प्रकार की जो आंधी चल रही है वर्तमान में उत्तर से पश्चिम और पूरा पश्चिम, सब पूरा का पूरा मोदी में कमल के फूल का विलास। आप इसका इंतजार कर रहे हैं, मैं रुकूंगा, आपको भी मौका दूंगा। अजय पोइया जी, क्या आप इसका इंतजार कर रहे हैं कि मोदी की हवा मथुरा में आ जाए और हेमा मालिनी जीत के चली जाए? वो कुछ अपने स्तर से कुछ नहीं करना चाहती क्या? नहीं, देखिए, आप मथुरा में हमारा संगठन बूथ तक है। हम बूथ के कार्यकर्ता के बल पर राष्ट्रीय नेतृत्व को मथुरा की सीट दिलाएंगे। आम जनता के पूरा सहयोग कर रही है। जितना आम जनमानस उमड़ रहा है हमारी सभाओं में, नुक्कड़ सभाओं में, हेमा मालिनी के रास्ते में जो आ रहा है रस, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये हमारे जो विरोधी हैं वो इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, उनका तो काम यही है। अभी पिछली 2 साल पहले चुनाव हुआ, मेरे ख्याल से बीजेपी यहाँ से एक भी असेंबली सीट नहीं निकाल पाई। आप कहते हैं जनाधार है, ये तो जनता पब्लिक बताती है जनाधार कहाँ किसका है। लोग अरे देखिए, आप अभी मैं आपको लाऊंगा चर्चा में। पोइया जी,
आरएलडी के लोग कहते हैं कि हेमा मालिनी को देखने लोग आते हैं, आप कहते हैं कि वो वोटर है, देखने वाला वोटर होता है क्या? नहीं, देखिए हम हमारे पास हमारा ही तो आदमी आएगा। ये इन लोगों के पास तो किराए के लोग हैं, ये किराया पैसा खर्च करते भीड़ जुटाते हैं। हमारे पास तो बहुत जन समुदाय उमड़ रहा है, एक ही उत्साह, एक ही के कमर हिंदुस्तान में खड़े और दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, इस प्रकार का जो वातावरण है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। ललित मोहन शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, आप कहिएगा। देखिए, एक और तो बड़ी विडंबना का विषय है और हास्यास्पद भी है। एक और तो ये लोग कहते हैं कि मोदी की हवा है, उसके मैं 4-5 आपको 3-4 पॉइंट्स गिना दूं। अगर मोदी की हवा है तो ये जगह जगह से कांग्रेस के जो पूर्व कांग्रेस के लोग हैं उनको आयातित क्यों कर रहे हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, तमाम जगह से ये इन्होंने कहीं ये यहाँ हेमा मालिनी जी को ले आए, इन्हीं के पार्टी के, अब मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, इन्हीं के पार्टी के नाम बता दीजिए, आप नाम बता दीजिए, हमारे तमाम दर्शक नाम देखिए वो राजनीतिक स्वच्छता को भी विपरीत होगा। इन्हीं के पार्टी के एक आदमी ने बड़ी प्रखर टिप्पणी कल परसों की भारतीय जनता पार्टी के, कि भारतीय जनता पार्टी में सब मर्द मर गए, जो एक नृत्यांगना को लाना पड़ा, उर्वशी को लाना पड़ा। तो इस तरह की टिप्पणियां इन्हीं की पार्टी में हो रही हैं। और तीसरी बात, अगर मोदी की इतनी बड़ी हवा है तो मोदी को भाई बड़ोदरा 2-2 संसदीय क्षेत्रों से लड़ाने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? इतनी सुरक्षित सीटें क्यों ढूंढ रहे हैं इनके प्रत्याशी? और रही बात ये अनुशासन की और उसकी बात करते हैं तो अभी कैलाश जोशी का कल परसों आपने बयान देखा होगा, टीवी चैनलों पे भी चला, वो कह रहे हैं कि जो 1 करोड़ रुपए लेके चले आओ, टिकट दिलवा देता हूं। ये एक अनुशासन की पार्टी है ये, ठीक? इस पूरे देश को बर्बाद करने का सबसे ज्यादा श्रेय मैं मानता हूं तो कांग्रेस से ज्यादा श्रेय इनको जाता है। इन्होंने ठेकेदारी परंपरा शुरू कर दी, ऐसी ऐसी जगहों पर प्राइवेटाइजेशन कर दिया जहां के आप जहां कोई मतलब ही नहीं है, जो सेवा की जगह थी उनको प्राइवेटाइज कर दिया इन्होंने। तो पूरा सत्यानाश, मुझे बोलने दीजिए, मैंने बीच में बोला। तो देखिए, मैं अगर आपने मुझे टाइम दिया बोलने दें, तो इन्होंने सत्यानाश कर दिया देश का 6 साल में। और उस 6 साल की ही परिणति ये रही कि हमें उससे भी क्रूरतम भ्रष्टतम सरकार को 10 साल झेलना पड़ा। तो जनता इन दोनों से बड़ी तंग आ चुकी है। अब इन्होंने अब जनता तंग आ गई है, 49 दिन की सरकार चाहती है। अरे साहब, अरे तो 7 साल की सरकार ने क्या दे दिया? एक बात और मैं कह दूं, अरे आप बोल, अरे आप सभी लोगों से आए थे मूल में 4 बार और 2 साल में जड़ गए तो माफ कीजिएगा अजय पोया जी, माफ कीजिएगा अजय पोया जी, माफ कीजिएगा अजय पोया जी, मेरी बात सुनिएगा। अजय पोया जी की आवाज बंद कर दी जाए, मैं असाइनमेंट से कहूंगा अजय पोया जी की आवाज बंद कर दी जाए। आप समझ क्या रहे हैं भाई? आप किसी पंचायत में नहीं बैठे महाराज, आपको पूरा देश देख रहा है, आप देश देख रहे हैं, आप एक बड़ी बहस में एक चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। आप कृपया शांति बनाए रखें ना, एक एक करके मौका दिया जाएगा आप सभी लोगों को। पूरन प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, पूरन प्रकाश जी कहिए आप। राष्ट्रीय लोकदल वो दल है, वो पार्टी है कि जिसके मुखिया, जिनकी देन है आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। आज उन्हीं के पश्चिमों पे चौधरी अजीत सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी के नाती के रूप में जयंत चौधरी जी चल रहे हैं। आप निश्चित मानिएगा, हमारे हम एक तस्वीर दिखा रहे थे इसी टाइम पे, बागपत में चौधरी साहब की रैली थी जी, वहां जमकर जूते बरसे। इसको कौन सा प्यार कहूं महाराज? देखिएगा, जहां भी कहीं रैली होती है, कहीं भी मीटिंग होती है, विपक्षी पार्टियां होती हैं, जब वो देखते हैं कि इतना बड़ा जनाधार है राष्ट्रीय लोकदल का, कैसे डिस्टर्ब हो। अभी आप देखिएगा कई जगह ऐसे कार्यक्रम आए हैं जिसमें कहीं भी कोई भी आता है, कोई भी दल आता है, वो पार्टी आती है, आप देखिएगा वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। आज देखिएगा आप कहीं भी देखिएगा, एक इतिहास कायम है इस देश में, पहली बार के सांसद निधि 19 करोड़ आई, 2 साल पहले 2 करोड़ आई, और इसके 3 साल आखिर के 3 साल में 5 करोड़ आई, 15 और 4 19 करोड़ आई। पहला एक इतिहास है कि 19 करोड़ की निधि आने पर हमारे माननीय सांसद जयंत चौधरी ने 21 करोड़ का काम कराया। कैसे कराया वो मैं बताना चाहूंगा। पहली इतिहास है। आप रुकिए, मेरी बात पूरी हो जाए, माननीय मैं अनुरोध करके मेरा आपने कोई क्वेश्चन किया, उसी बात पूरी आ जाए।
19 करोड़ निधि में 21 करोड़ का काम हुआ। पहले इतिहास देश में कमल जैन चौधरी जी ने ओपन टेंडर कराए, ओपन टेंडर कराने में जब कंपटीशन हुआ और 2 करोड़ एक्सेस जाके 21 करोड़ का काम हुआ। एक इतिहास ये भी बना 5 साल में सांसद बना। अभी मैं अनुरोध करूंगा या तो आप लोग जवाब ले लें, चाहे जो बैठे हैं, आपने देखा होगा आपके तीनों साथी हमारे बैठे हैं, सबके क्वेश्चन आ रहे थे, मैं बिल्कुल कतई नहीं बोला, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये राष्ट्रीय लोकदल की उनकी वो नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि बर्दाश्त कर ले। राष्ट्रीय लोकदल वो पार्टी है, किसान की बात करती है, गरीब की करती है, मजदूर करती है। आप देखिएगा पार्लियामेंट में हमारी संख्या बड़ी कम है, असेंबली हमारी कम है, लेकिन इतिहास अभी जितने भी कार्यक्रम होते हैं किसान संबंध होते पार्लियामेंट को, चाहे हमारे विधानसभा के संबंध में हो, सब तो राष्ट्रीय लोग उठाता हूँ समाधान कराता। ब्रजेश शर्मा जी आप कहिएगा। मेरा कहना बड़ी मुश्किल से आए थे, मुझ में 4 बार 2 खामगाह में जड़ गए, 2 कसम में जड़ गए, नाम रख दिया राष्ट्रीय लोकदल और सिमटे हुए छोटे से उत्तर प्रदेश के भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कोने में और बाप बेटे की पार्टी बन गई और इस बार वो भी स्वाम हो जाएंगे। नाम लेवा न पानी देवा। अजीत सिंह के चरित्र के बारे में कौन नहीं जानता है? कल को जो है बीजेपी के संग चुनाव लड़े, आज कांग्रेस के संग खड़े हो गए। अरे इनका कोई ईमान धर्म नहीं, ये बातें करते 19 करोड़ की निधि, 50 करोड़ की निधि। अरे ये राष्ट्र का प्रश्न है, समाजवादी विचारधारा का प्रश्न है। ब्रजेश शर्मा जी सुनने में ये आ रहा है कि आरएलडी अब सपा से गठबंधन करने वाली है। आरएलडी का और सपा का कभी कोई गठबंधन नहीं होगा। हम अवसरवादी लोगों से दूर रहते हैं, एक दफे पर्चा चुके हैं, अब कभी भी इनको साथ नहीं लेंगे, ये बड़ी निश्चित बात है। और दूसरी बात मैं बीजेपी के बारे में कहना चाहूंगा कि हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। आज जिस तरह से मोदी को मेकअप करके चमकाया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई गुड मैन हो गया है। ये सिर्फ मेकअप का कमाल है और मीडिया का खेल चल रहा है। 4 पंखे इकट्ठे चला दिए और उसमें कागज उड़ा के कह रहे, बोले हवा चल रही है, हवा चल रही है। नहीं आप उड़ा रहे हैं, कौन मना कर रहा है? हमारे तो उड़े ही हुए, यूपी में स्वीप किया हमने, पूरी बहुमत से सरकार बनाई और हम यूपी के अंदर हैं और यहाँ 60 से 70 के बीच में एमपी लाएंगे। हमारी तो उड़ी हुई है। डूबती हुई नाव होती है तो फड़फड़ाती है। डूब कौन रहा है? आज की तारीख में जनपद में हमारे पंडित जी का कोई हाल है कि यहाँ पर सपा का कोई जनाधार नहीं है। भाई ये मथुरा की जनता का दुर्भाग्य है कि वो समाजवादी पार्टी को नहीं समझ रही। विधायक जी आप सबसे गुजारिश है, अगर मेरा इस तरीके से बात होगी तो कोई बहस नहीं हो पाएगी, कोई बहस नहीं हो पाएगी। इस तरीके से बहस नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप खुद अनुशासन नहीं बनाएंगे तो मजबूरन हमको बहस यहीं पर रोकनी पड़ेगी। हम बहस को रोकेंगे, हम एक व्यक्ति विशेष से हम बात करेंगे, व्यक्ति विशेष से बात करेंगे। कृपया करके समर्थन दीजिए, जैसे आप सरकारों को समर्थन देते हैं वैसे कुछ समर्थन यहाँ दीजिए। नेताजी हम सबके पास आएंगे, प्रश्न पूछने का काम हमारा है। शर्मा जी कृपया वो काम हमको करने दीजिए, हम समय पर सबको समय देंगे। कृपया अपने समय में बोलिए, लेकिन दूसरा उस समय हस्तक्षेप ना करें, बहस नहीं हो पाएगी। आप सबसे मेरी गुजारिश है, दर्शकों की आपसे गुजारिश है, कृपया करके अनुशासन बनाएं। हम लौट करके आते हैं समाजवादी पार्टी से, हमारे पास शर्मा जी बैठे हुए हैं। शर्मा जी बड़े ही प्यार से मैं आपसे बात करूंगा, आप भी धैर्य रखिएगा। जो एक प्रश्न आपने कहा कि नरेंद्र मोदी की हवा चल रही है, तो मुलायम सिंह जी की हवा क्यों नहीं चल रही है? मुलायम सिंह जी की हवा तो पिछले 3 साल से चलती चली आ रही है। जो पूर्ण बहुमत हमको उत्तर प्रदेश में मिल गया, अगर हवा नहीं चल रही होती तो कैसे बहुमत मिलता? और 2 साल से जो हम काम कर रहे हैं, हम घर घर तक पहुंचे हुए हैं और वो हमको एमपी के इलेक्शन आने के बाद आप लोगों के सामने आ जाएगा। मैं तो मथुरा के बारे में एक गंभीर बात करना चाहता हूं कि ये दोनों दल, देखिए कि आज जो जयंत चौधरी लड़ रहे हैं वो कल को बीजेपी से चुनाव लड़े थे और उनके पिताजी वहां केंद्र में बैठे हुए थे और दोनों बाप बेटे मिलके मथुरा का भला नहीं कर पाए और आज भी कह रहे हैं हम मथुरा में ये करा देंगे। तो भैया पिछले 5 साल में क्यों नहीं कराया? किसने रोका था? ब्रजेश शर्मा जी एक सवाल यही जोड़ना चाहूंगा आपके साथ।
आपने 3 साल में कौन सा मथुरा को हमारा तीसरा साल चल रहा है और मथुरा का विकास आप मथुरा की सड़कों से देख सकते हैं और मथुरा का जन जन समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। आप हर तीसरे घर में मथुरा की समाजवादी पार्टी की कोई न कोई लाभदायी योजना पाएंगे, चाहे वो समाजवादी पेंशन योजना हो, चाहे वो बेरोजगार पेंशन योजना हो, चाहे वो जो है अपंगों को हमने ट्राईसाइकिलें दी हो, रोकना चाहे हमने लैपटॉप बांटे हो। ब्रजेश शर्मा जी, पूरन प्रकाश जी कुछ कहना चाहते हैं आरएलडी की तरफ से। हमारे शर्मा जी ने काफी कुछ कहा, बड़ी हास्यपद भी लगती है। एक तरफ देखिएगा क्या स्थिति है प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की। आपने 2 साल का हवाला दिया, जो मौजूदा सरकार चल रही है। अभी बच्ची के साथ बच्चे का रेप हो जावे, रिपोर्ट लिखाने जावे, नहीं लिखी जाएगी रिपोर्ट। आपकी क्या स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, इसमें मैं शर्मा जी को पीठ थपथपाऊंगा, इनकी सरकार को पीठ थपथपाऊंगा। हाँ, मंत्री जी की भैंस चोरी चली जावे, वो बरामद जरूर हो जाएगी। और आपने देखा ऐसे ऐसे मामले आए हैं, ऐसे हुए इस प्रदेश में पिछले 2 साल में कि मैं उनको अगर जिक्र करूं तो शर्म से हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनकी भी पूरन प्रकाश जी, आपसे एक सवाल है, अगर आपका अनुशासन इतना अच्छा है तो जनता ने आपको मौका क्यों नहीं दिया? आप प्रदेश से मंडलों तक क्यों सिकुड़ गए? आखिर ये सिकुड़न कब तक चलेगी? आपकी पार्टी के पास 2 चेहरे हैं, चौधरी अजीत सिंह, उनके सुपुत्र जयंत चौधरी। इसके अलावा आप तीसरा चेहरा बता दीजिए, पार्टी में कौन सा चेहरा आपके सामने है? मेरा एक बड़ा सवाल है कि स्थानीय लेवल पे आपके इतने कार्यकर्ता हैं, उसमें से किसी को टिकट क्यों नहीं दी गई? आप हेमा मालिनी पर आरोप लगाते हैं वो बाहरी हैं, जयंत चौधरी को क्यों माना जाए वो मथुरा के हैं? इन गंभीर आरोपों पर आपका क्या कहना है? दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाने से पहले अपने अंदर झांक के देखिए पूरन प्रकाश जी। मैं कभी आरोप प्रत्यारोप मेरा कोई नहीं आया। हमने कहा आपके सामने इस जनपद मथुरा की बात, ब्रज की बात हो रही है, आपके पास सारे उम्मीदवार हैं, 4 कैंडिडेट हैं हमारी विभिन्न पार्टियों से। आप कंपेयरिंग कर लीजिए किसी भी स्तर पर। हमारे साथी बैठे हैं, एक हमारे बीजेपी की कैंडिडेट हैं, फिल्मी स्तर पर ठीक है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, खूब अपना डांस कर रहे हैं, खूब पैसा नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक जो मंच है, वो राजनीतिक मंच पे वो फिल्मी कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। वो खाली वाइवा ले सकता है, तब उनको देखने की जनता आ सकती है, लेकिन वोट की कहीं भी उनकी पीछे सपोर्टिंग नहीं है। हमारी ज्यादा पार्टी की बात आती है, राष्ट्रीय लोकल की बात आती है। हमारा पूरन प्रकाश जी आपने कहा फिल्मी एक्टर कभी सक्सेस नहीं होते, जयप्रदा क्या करती हैं मुझे बता। मैंने जयप्रदा की नहीं कहा, मैंने मैं आपकी यहाँ की बात कर रहे हैं। एक सेकंड में बताना चाह, एक तरफ एक आपका है, एक रेस होती है, दौड़ होती है, कार्य करने की क्षमता होती है। एक है 70 साल की और एक है 35 साल का। जयंत बताइए कौन सी रेस में आप चल पाएंगे? 70 नहीं, उससे बढ़िया तो मैं चल पाऊंगा ना, मैं 22 साल का हूं। बिल्कुल चल पाएंगे, लेकिन अगर आप आ जाए पार्लियामेंट में, आपको स्वागत है, आपकी जुड़ी हमें पार्टी से, हम आपको टिकट दिलवाएंगे। हम तो चाहते हैं कि हमारे युवा हमारे साथ आवे। हम तो ऐसी चाहते हैं जो यहाँ की समस्या है उनका समाधान, जनता का समाधान। पूरन प्रकाश जी, आपने एक बड़ी हास्यास्पद बात कही, उम्र की बात। इस उम्र के हिसाब से क्या चौधरी अजीत सिंह को मैदान में रहना चाहिए? बड़ा सवाल है। आप सवाल सुनिए पहले, इसके बाद अगर आप बात करें उम्र की, तमाम पार्टियां, मुलायम सिंह जी की उम्र ले लीजिए, तमाम नेताओं की उम्र ले लीजिए, हेमा मालिनी की ऐसी कौन सी खास उम्र है जो आपको चुभ रही है? उससे बड़ा सवाल एक और है, आपकी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं चौधरी जयंत चौधरी हैं, उनकी पत्नी हैं चारू जी हैं, ये आज गाँव में जा रही हैं, घर घर में जा रही हैं। पिछले 5 सालों में अगर ये मेहनत की होती तो शायद आज ये कंपटीशन जो मथुरा का है, एक लोकसभा चुनावों में एक नई जो कंपटीशन निकल के आया है, हेमा मालिनी जी सामने है, आज आप इतने घबराए हुए नहीं दिखते। नहीं मानो, हमारी कहीं राष्ट्रीय लोगों की कहीं घबराहट नहीं, हमारा काम है, हमारी जो पार्टी है वो देश में 70% देहात में बसती है, और देहात में जो बसती है उसमें हमारा किसान शामिल है, दलित मजदूर है, गरीब मजदूर है। शर्मा जी देखिएगा, आप बीच में बोलेंगे फिर आप क्यों नहीं बोल पाएंगे? बिल्कुल राष्ट्रीय लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप बोलिएगा, आपको मौका आएगा। मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, जनता देखेगी। आपके आगामी जो मैंने वही आपसे कह रहा था, राष्ट्रीय लोग आपने उम्र की बात कही। हम आज जो डिस्कस करने बैठे, हम यहाँ पे अपने जिले की, हमारे यहाँ पे जो खड़े हैं कैंडिडेट्स, हम उन पे वो कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। हमारे जिले के, मैं दावे से कह सकता हूँ, हमारे इस जिले में
जो हमारे उम्मीदवार हैं विभिन्न पार्टियों से, उसमें क्षमता के हिसाब से, अपनी वरीयता के हिसाब से, अपनी समस्या को रखने के हिसाब से जितना जयंत चौधरी है उतने शायद अन्य शायद नहीं हो। ये तो जनता बता पाएगी। मेरा ऐसा विश्वास है कि ये हमारा ब्रज, हमारा ये जिला, ये हमारा राष्ट्रीय लोकदल का जिला है। चौधरी चरण सिंह जी की यहाँ पे आस्था है। आज पूरन जिले में प्रकाश जी आपने कह दिया, 2 विधायक आपने कह है, 1 दिया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारी जिला पंचायत है। इस जनता की तो देन है, पब्लिक की देन है। अगर राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन नहीं होता, नहीं हुआ था, पूरन प्रकाश जी, जी। पूरन प्रकाश जी, अब दूसरा सुनने की कोशिश सर, कीजिएगा। सर। आपकी जिला पंचायत है, वो सबको पता है कि जिला पंचायत 5 साल आपकी, अभी 3 साल कैसे चली। आम आदमी पार्टी से ललित मोहन शर्मा जी काफी देर से शांत है। ललित मोहन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी पार्टी का कुछ मैनिफेस्टो समझ में नहीं आता। अगर आपका प्रत्याशी यहाँ से जीत जाए तो क्या वो भी 49 दिन बाद छोड़ देंगे क्या? देखिए, ये भी बड़ा विडंबना का विषय है कि राष्ट्रीय लोकदल के जयंत जी 5 वर्ष रहे और दोनों भाजपा ने जितवा दिया और कांग्रेस के साथ रहे। ठीक। दूसरी बात, सांसद के कुछ कार्य होते हैं, निसंदेह रूप से कुछ कार्य गली खरंजे और इनके सांसद के काम नहीं है, लेकिन सांसद के काम विकास परियोजनाओं को जिले में पहुंचाना, जिले में लाना, बहुत से प्रोजेक्ट्स को, बहुत सी केंद्र की नीतियों को, जबकि आप सत्तारूढ़ पार्टी के साथ हैं, ऐसी स्थिति में आप सक्षम हैं कि जिले का विकास विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से आप कर सकते हैं। नंबर 1। अब मेरा निवेदन यह है कि मैंने सबको किसी के इंटरेस्ट बताइए। नंबर 1, मैं केवल विजन की बात कर रहा हूं। नंबर 2, जो किसानों की बात करते हैं, ये कहते हैं कि ये हमारी बड़ी, अभी हमारे माननीय विधायक जी ने कहा कि बड़ी किसानों के हम वो हैं, ध्वजवाहक हैं। तो किसानों की जहां बात है, मथुरा में गन्ना किसान और आलू किसान प्रचुर मात्रा में है। इन दोनों किसानों के लिहाज से एक छाता शुगर मिल है जो बंद पड़ी है, आगे कोई विजन इनके पास नहीं है। नंबर 2, आलू किसान के लिए, इन किसानों के लिए कभी इन्होंने ये कोशिश नहीं की कि कोई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन किसानों के लिए यहां लाई जाए, उसका प्रयास भी किया जाए। नंबर 2, जिला पंचायत में भी ये है, सांसद भी ये रहे, लेकिन आप मंडी समिति में अभी चली जाइए, जितना छलावा किसान के साथ हो रहा है, वहां आम आदमी पार्टी ने 3 बार धरना प्रदर्शन किया कि किसान को उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। वो बेचारा आता है, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा दे देता है और मजबूरी में अपनी फसल बेच के चला जाता है। तो ये तो साहब इनकी किसानों की पार्टी रही। अब नंबर 2 पे आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो ये भारतीय जनता पार्टी में आप हेमा जी की बात कर रहे हैं, मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं तो फिर विजन की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का इससे पहले यहां मानवेंद्र सिंह जी से पहले लगातार 3 बार सांसद रहा। आप उस सांसद का एक भी काम गिना दीजिए, एक भी प्रोजेक्ट उनका गिना दीजिए। या मानवेंद्र सिंह जी के लिए तो अभी भी लोग ये कह देते हैं कि हाँ उन्होंने कुछ गाड़ियों का ठहराव भर यहां कराया, बाकी इसके अलावा इनका कोई भी एक काम एक सांसद के रूप में आप गिना दीजिए कि इन्होंने ये करवाया। ललित जी, आपने सारी बातें कही, सारी बातों में दम था, क्योंकि हमें ब्रेक के लिए रुकना है। हम शुरुआत करेंगे समाजवादी पार्टी के ब्रजेश शर्मा जी से। एक लाइन में ये बताइए कि आपका सांसद आने के बाद मथुरा में क्या विकास होगा, ये मौका सबको दिया जाएगा। एक लाइन में बताइए। शर्मा जी से शुरुआत करेंगे। विकास के लिए बीच में ब्रेक मिला, ब्रेक गया जो बसपा की सरकार आ गई, नहीं तो मथुरा के विकास के लिए निरंतर समाजवादी पार्टी लगी हुई है। मथुरा की सड़कों की और मथुरा में कानून व्यवस्था की स्थिति की, सब चीजों के बारे में आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि स्थिति जो है दिन पर दिन अच्छी होती जा रही है। और गन्ना मिल को चलाने के लिए हमने प्रयास, आप सड़कों का ना कहिए, हम सड़कों पर जानते हैं, मेरे 4 साथी और गन्ना मिल को चलाने की बात शुरू हो चुकी है और गन्ना मिल में किसानों का गन्ना खरीदा जाने लगा है और पिराई का सत्र भी शुरू हो जाएगा किसानों को। और हमारे लोकसभा प्रत्याशी चंदन सिंह जी ने ये कहा कि गन्ना मिल चालू होगी। हमारी तरफ से आज भी गन्ना मिल चालू है। किसानों का प्रयोजन गन्ना मिल से, उनका गन्ना खरीदने से है। किसान को इससे नहीं है कि वो गन्ना मिल कैसे चीनी बनाती है या कितने टन चीनी का उत्पादन करेगी। किसान का गन्ना आज तुल रहा है वहाँ और किसान का गन्ना आज बिक रहा है वहाँ, और किसान के गन्ने को बिकने से रोका नहीं जा रहा है। आप तारीख नहीं बताओगे मिल कब चालू होगी? हमारे प्रत्याशी कानून व्यवस्था कब सुधरेगी? कानून व्यवस्था तो सुधरी ही हुई है। आप मथुरा में बताइए कि बसपा की सरकार थी, आपको सबको मालूम होगा
कि बसपा के मंत्री तक काले तेल के खेल में लिप्त पाए गए थे और कितना आपके कितना मंत्री हल्ला चला बलात्कार था। करते हैं, आज वो समाजवादी तेल पार्टी देखो कहा बलात्कार कोई पार्टियां सरकारें नहीं करवाती हैं, बलात्कार मानसिकता करवाती है और उस मानसिकता को रोकना किसी सरकार के बस में नहीं है। सरकार के बस में उस मानसिकता के व्यक्ति को दंड देना है नहीं, और दंड- ये सरकार उस दंड देने के काम को बखूबी कर रही है और करती रहेगी। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है, समाजवादी नहीं। पार्टी न होकर के एक विचार है। तभी तो देश में 109 दंगे हो गए, तभी तो उत्तर प्रदेश में 109 दंगे हो गए। देखिए आपने दंगों को की दिया। कहानी मैं बताता हूं कि कुछ लोग दंगों की आंच पे रोटी सेक करके खाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आती है उसके अच्छे कामों को दबाने के लिए प्रायोजित रूप से दंगा करवाती है और दंगे वाले व्यक्तियों को सामाजिक रूप से सम्मान करती है। लखनऊ में जिनके नाम FIR में शामिल थे, जिनकी जांचें हो चुकी, उनको सम्मानित किया गया। तो जितने दंगे हैं गोधरा से लेकर के उत्तर प्रदेश तक, सब दंगों के लिए भारतीय जनता पार्टी भैया जी, दोषी है। सीधा-सीधा आतंकवाद फैला भैया जी, तो भारतीय भैया जी, जनता पार्टी की वजह से फैला। देखिए, समाजवादी पार्टी और लोकदल ने जो आपके सामने यहाँ आम जनमानस को आपके चैनल पर जो कुछ कहा है वो भ्रमित करने के लिए कहा है। मेरा अपना सीधा सीधा आरोप है कि लोकदल कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। मथुरा में जब चौधरी चरण सिंह की पत्नी खड़ी हुई, वो यहाँ से हार के बागपत पहुंची। इनकी बुआ जयंत की बुआ खड़ी हुई। चलिए। अरे भाई मुझे भी तो मौका दो कि आप इन लोगों को बुला, हम लोगों को बुलाने की क्या आवश्यकता है? बोलिए। आप देखिए, जयंत भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, आशीर्वाद से जीता था। आज जयंत की क्या स्थिति है किसी से छुपा हुआ नहीं है। किसान मथुरा का त्राह त्राह कर रहा है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। सांसद महोदय की सूरत भी नहीं देखी। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी को आरोप पत्र जारी किया था, लेकिन आज तक मथुरा के सांसद रहे जयंत ने उन आरोप पत्रों अजय कुमार पोइया जी, आपको भी बात सुननी पड़ेगी। आप एक लाइन में ये बताइए, आपका सांसद यदि मथुरा से चुना गया तो क्या कुछ मथुरा के लिए नया होगा? यमुना जी ऐसे ही बहती रहेंगी या कुछ वहां पर शुद्धिकरण होगा? जो मुद्दा बार बार उछलता है। पोइया जी एक लाइन में जवाब दीजिए, फिर हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। अजय कुमार पोइया जी, भारतीय जनता पार्टी। देखिए, हमारी जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती हेमा मालिनी बहुत अच्छी सुलझी हुई है। राज्यसभा से 2 बार सांसद। अरे भाई एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। मेरे प्रोड्यूसर मुझे बार बार मौका दे रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। तमाम मुद्दों पर एक बार फिर से बात करेंगे। अरे विधायक 1 मिनट में बोल लूं। देखो आप
सबको मौका मिलेगा, सबको खूब बोलिएगा, जब मौका मिलता है तब आप खूब झूठ बोलिएगा, खूब झूठ बोलिएगा। हम झूठ नहीं बोलते, अरे ये बोलते हैं। चलिए आप बोलिए, झूठ बोल सकते आप बोलिए, चलो हम चलो आप जो भी बोलते हैं ना कमेंट वो बाहर जाएगा इस माइक में। आरक्षण तो आप ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी दर्शकों का। बात चल रही थी मथुरा की लोकसभा की सीट को लेकर के, कौन सा प्रत्याशी यहां से आएगा। हमने सभी प्रत्याशी प्रतिनिधियों से बात की, यदि उनका प्रत्याशी आता है तो क्या कुछ कृष्ण नगरी मथुरा के लिए नया होगा, क्या यहाँ की व्यवस्थाएं सुधरेंगी। बात चल रही थी अजय कुमार पोहिया भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से। एक बार फिर सीधे रुख करेंगे अजय कुमार पोहिया जी का। पोहिया जी बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है बहुत ही अच्छी सुलझी हुई है। 2 बार जिन्होंने राज्यसभा में अपना प्रतिभा का दर्शन दिया है, वही लोकसभा में अब जाकर जब पहुंचेंगी तो मथुरा का एक ब्रज का विकास जो होगा, ब्रज की जो छवि होगी, उनके जो अनूठी जो श्रद्धा है भगवान कृष्ण के प्रति, मीरा का जो भाव है उनके प्रति, जो मीरा का जो दर्शन है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। पोहिया जी अगर पोहिया जी सवाल पूछ लीजिए, किसी का अगर कृष्ण के प्रति आस्था होती तो ये इस बात का सर्टिफिकेट है कि वो विकास कर देगा मथुरा का। बिल्कुल। अब जब वो मथुरा में कहीं वो जनप्रतिनिधि नहीं थी, मथुरा के लिए उन्होंने अपनी निधि से कुछ ना कुछ कहीं जो पहुंच गया उसके लिए उन्होंने किया। और मथुरा का जो उनका दृढ़ संकल्प है, हम लोगों से उनकी बातचीत हुई है, उन्होंने मथुरा की जो यमुना की जो दुर्दशा देखी है वो अपने को विचलित कर गई। मेरी माँ यमुना इस प्रकार से गंदी कर दी इन लोगों ने, जिनका अपना मतलब धर्म का कोई सरोकार ही नहीं है। आज धर्म और अधर्म की जो लड़ाई है, हमारी उम्मीदवार हमारी बिल्कुल सही कहा पोहिया जी, आपने बिल्कुल इसी चीज को बिल्कुल सही कहा पोहिया जी। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे और है कि मथुरा में जितने कैंडिडेट थे, या बीजेपी में हेमा जी के अलावा किसी और में आस्था नहीं थी यमुना जी को साफ करने की, या कृष्ण के प्रति किसी की और आस्था नहीं थी, कोई और प्रत्याशी हो जाता कोई और। देखिए, हमारे यहाँ किसी को भी हम कहते हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी हर उम्मीदवार मतलब कोई भी कार्यकर्ता हो उसको प्रधानमंत्री घोषित करते। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने देश का प्रधानमंत्री एक चाय बेचने वाले को घोषित किया। हमारे देश की प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की मां जिस प्रकार से अपना कारोबार मेहनत करके आगे उसको बढ़ाया, हमारे हम खुद अपने को कहते हैं कि हम वकील थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमको टिकट देकर आज लोकसभा विधानसभा में भी हमको पहुंचाया, ये हम गौरव की बात है। और एक हमारा चाहे मथुरा में रविंद्र पांडे चेयरमैन हुए, खूब डट के हमारे यहाँ हम वंशवाद नहीं चलता हमारे यहाँ, और लोगों के यहाँ वंशवाद चलता है। उनका खानदान पूरा का पूरा सत्ता में रहता है। हमारे यहाँ से ये वो नहीं है, हमारे यहाँ तो सबको खुला मंच है, सबको आजादी है। आपके यहाँ से पुराने लोगों को हटा दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। हम पुराने लोगों से अपने, चाहे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, चाहे अडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी, ये हमारे ठीक है, मैंने आपकी बात समझ ली। पूरन प्रकाश जी, क्या आपके प्रति यमुना जी में आस्था नहीं थी? क्या आपकी पार्टी में कोई और नहीं था? इनको भगवान श्री कृष्ण से प्यार हो तो हेमा मालिनी को ही प्यार है, कोई और उसमें सुधार नहीं कर सकता? रिकॉर्ड है आपके सामने इस जनपद का। राष्ट्रीय लोकदल वो पार्टी है, हमारा ही वो दल है जिसने सबसे पहले मथुरा के घाटों के लिए 7.5 करोड़ रुपए दिए। आप देख सकते हैं मथुरा के विश्राम घाट से लेके माता। राष्ट्रीय लोकदल वो बात है, मेरी अभी साथी ने कहा, सपा वालों ने कहा, भाजपा वालों ने कहा, छाता शुगर मिल मेरे पास वो काउंटिंग है आपकी विधानसभा जो उठाई थी 1011 में बेचा जा रहा था छाता शुगर को। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है, उसको बेचने नहीं दिया गया। और हमने कहा चलेगी, ये किसानों की जो है एक ही आशा की किरण है। आपको 2 करोड़ रोजगार बढ़ते, पिछली बार जब बीएसपी सरकार थी तब राष्ट्रीय लोकदल को बेचने से रोका गया। अभी भी दिसंबर में 4 महीने पहले इसी सत्र में राष्ट्रीय लोकदल से
जब ये मुद्दा उठाया, हम और छाता के तेजपाल बाबू विधायक जी हमारे, हम दोनों साथी थे, मैं उसका मुख्य सचेतक हूँ अपनी पार्टी का, हमने मुद्दा उठाया और मुद्दा उठाने के बाद मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया विधानसभा में कि नहीं ये चालू होगी, इसी सत्र में चालू होगी। इसको भी आप 5 महीने हो गए, लेकिन अभी चालू ये भी मुख्यमंत्री नहीं कर पाए। पिछली सरकार इसको बेच रही थी, ये सरकार झूठा आश्वासन दे रही थी और राष्ट्रीय लोकदल अपनी बात पर। अभी मेरी बात अधूरी रह गई। सवाल सुनना पड़ेगा आपसे, गुजारिश है। सर अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल आपको एक भरोसा दिलाया, मुख्यमंत्री जी ने कुछ आदेश दिए, तो ये क्यों ना माना जाए कि मुख्यमंत्री जी आपको कुछ थोड़े पसंद आ रहे हैं और क्योंकि उस पर आप लगातार दबाव नहीं बना पाए, इसलिए वो काम हमारा। पूरन प्रकाश जी, क्या मैं अपनी जगह गलत हूँ? नहीं, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं मान्यवर। जब विधानसभा में कोई कार्रवाई आती है और हाउस के अंदर डिक्लेयर हो जाता है, आपके बाद उसके बाद तुरंत ही उसका क्रियान्वित कराया जाता है, लेकिन खाली झूठा आश्वासन दिया गया कि छाता शुगर मिल को चलाएंगे। ना तो पिछली सरकार ने बेच रही थी, ये सरकार झूठे आश्वासन देती रही और उसकी वजह से हमारा जिला, हमारी छाता शुगर आज बदहाल हो रही है। दूसरी बात आई थी आपकी किसानों की बात, आपके आलू के ब्रजेश शर्मा जी, आपके आलू के किसान, मेरी बात पूरी हो जाए मान्यवर। मेरी अभी आपने कहा, अभी मेरा एक चाहेंगे, एक मेरी बात खत्म कर दे मुझे। अभी आपने कहा था, मेरे साथी से पूछा था, हमारे साथी ने कहा कि 2 बार इनकी बीजेपी से राज्यसभा में रही। प्रतिनिधि वही होता है जो लोकसभा में पब्लिक से चुन के जाता है, विधायक वही होता है जो जनता चुन के जाता है। वो तो चोर दरवाजा होता है। समझ लिया आपकी बात, आपकी बात समझ ली। चोरों की जरूरत नहीं है, तो जनता जिसको बहुमत देगी। क्यों चोरी करते हैं ब्रजेश शर्मा जी? आप क्यों चोरी करते हैं भाई? नहीं, पूरा आप कोई ब्रजेश शर्मा जी क्यों चोरी करते हैं? देखिए, पूरन प्रकाश जी ने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया कि इन्होंने मुख्यमंत्री से कहा और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, इसलिए इन्होंने ये तो साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में विकास अगर कहीं से होगा तो प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, वो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ही होगा। और जो उत्तर प्रदेश की सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा वो उस विकास को मथुरा की जनता तक बहुत अच्छे रूप में ला सकता है। ऐसा व्यक्ति हमने चंदन सिंह यहाँ से पार्टी प्रत्याशी के रूप में, जिसके 2 बार के विधायक होने के, देखिए हमारा सवाल लंबा चलने हमारे माननीय विधायक जी ने कहा कि विधानसभा में आश्वासन दिया, तो मेरे समझ में ये नहीं आया ये विधानसभा में क्या कर रहे थे जब विशेषाधिकार का हनन हो गया, आश्वासन था। इनको कंडेम्प्ट में जाना चाहिए। हमारे इनके खिलाफ इन्होंने जो विधायक जी बात समझिए। अजय कुमार पुइया जी आरोप सब लगाते हैं, आरोपों की राजनीति बन के रह गई है। मैं एक बार फिर अपने मित्र ब्रजेश शर्मा जी के पास चलूंगा। एक सीधा सा मेरा सवाल है, ब्रजेश शर्मा जी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो आपकी सरकार है और जो यहाँ से लोकसभा सीट निकालेंगे, मेरा सबसे ज्यादा कट के सवाल है, जो जातिगत आंकड़े हैं उसको देखते हुए तो जाट उम्मीदवार मथुरा से है, समाजवादी पार्टी अपनी सीट को निकालने के लिए क्या कुछ गणित लगा रही है? कौन सी बिरादरी? देखिए, समाजवादी पार्टी जाति राजनीति नहीं करती है। कहने को लोग कुछ भी कहते रहे, अगर जाति राजनीति करती होती तो हम भी किसी जाट को टिकट देने की कोशिश करते, इसलिए हम जाति राजनीति से दूर हैं। हमारा प्रत्याशी भी जाति राजनीति करने वाला नहीं है और बहुत साफ सुथरी छवि का प्रत्याशी है। और मैं आपको बताऊं कि हो सकता है बीजेपी को एक व्यक्ति वर्ग विशेष में से वोट मिले, हो सकता है राष्ट्रीय लोकदल को एक वर्ग विशेष में से वोट मिले, हो सकता है आपको वोट मिले ही ना, लेकिन हमको सब वर्गों से वोट मिलना है। हमको ब्राह्मण हमको वोट देते हैं, वैश्य हमको वोट देते हैं जो हमारी विचारधारा से प्रभावित हैं। और हम देखो, समाजवाद एक विचारधारा है और विचारधारा संघर्ष से खड़ी होती है। मथुरा में वो संघर्ष हम 92-93 से करते चले आ रहे हैं और धीरे धीरे हम उत्तरोत्तर ऊपर आ गए। उत्तरोत्तर 2 विधानसभाओं में हमने बढ़ोतरी करी। इस बार हमको पूरा यकीन है कि मथुरा की जनता इस बात को अच्छी तरह समझ रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से ही विकास संभव है। बाकी ये राष्ट्रीय लोकदल वाले कितना हल्ला मचावे, मोहन शर्मा जी कुछ हेमा मालिनी कितना हल्ला मचावे, इनके माध्यम से विकास हो नहीं सकता। देखिए, ये
उत्तर प्रदेश में अब तक के इतिहास में सबसे निकम्मी सरकार है। ये सरकार आई कैसे वो आपको बताऊं। ये सरकार लैपटॉप बांट के आई, बेरोजगारी भत्ता बना के भिखारी, हमारे युवाओं को भिखारी बना के ये सरकार आई। और जहां तक इस सरकार की जो विकास की बात कर रहे हैं, ये विनाश शुरू कर दिया है सरकार ने। सांप्रदायिकता का अगर बात करें तो देश में सांप्रदायिकता फैलाने वाली दो ही पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी, एक क्षेत्रीय पार्टी है। मुझे बोलने दो, मैंने आपको बिल्कुल हम अपनी बात कर रहे हैं। नहीं, इन्होंने देखिए, मैं अपनी बात कह रहा हूं ना, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। झूठ बोलने की बात नहीं, अरे झूठ सच वो देखेंगे, आप कौन होते हैं झूठ? प्लीज। तो ये जो सरकार है, सबसे बड़ा छलावा तो इसने किया कि जो बेरोजगारी भत्ता दिया। दूसरा अरे यार हमारे ऊपर ब्रजेश शर्मा जी की आवाज बंद कर दी जाए, ब्रजेश शर्मा जी की आवाज बंद कर दी जाए, आम आदमी पार्टी से आप कहिएगा। तो सबसे बड़ा जो धोखा दिया। दूसरा, आप एक वर्ग विशेष के लोगों को आप वर्ग विशेष के लोगों को आप उनके विद्याधन योजना दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं। और एक खास बात मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ये ऐसी सरकार है पिछले 7 साल में जो पूरा बजट नहीं पेश कर पाई, जिसको लेखानुदान पेश करना पड़ा। इसको शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव ललित जी हमारे 49 दिन की बात कर रहे हैं, लेखानुदान पेश कर रहे हैं। ललित जी, एक बड़ा प्रश्न है, आपको दिल्ली में मौका दिया गया, आपको मुख्यमंत्री बनाया गया, लोगों की कितनी उम्मीद थी आपसे। ऑटो ड्राइवर ले लीजिए, आप हर वर्ग ले लीजिए समाज का, आपको पूरा मौका दिया गया, लेकिन आपने स्टार्टिंग में बोला समर्थन नहीं लेंगे ना देंगे, सारी बातें सामने आई। क्यों आप पर यकीन किया जाए? क्यों मथुरा की सीट आपको दी जाए? देखिए, कौन से जातिगत आंकड़े आपके पास हैं? देखिए, नहीं, हम जातिगत आंकड़ों में तो विश्वास ही नहीं करते और न करेंगे कभी। जहां तक दिल्ली की सरकार की बात है, वो 49 दिन की सरकार भी हमारे लिए फक्र है। हमने भ्रष्टाचार रहित सरकार दी, 60 वर्ष में देश को खा गए लूट के। तो हमने अगर 49 फक्र की जिंदगी तो 4 दिन की बहुत बड़ी होती है, जलालत की जिंदगी तो 100 वर्ष की बहुत बुरी होती है। तो अगर हमने सरकार दी 49 दिन की दी, उसमें आप एक भी भ्रष्टाचार की एक भी बात कर दीजिए, कहीं भी लूट की बात कर दीजिए। केजरीवाल में फक्र के जलालत है। तो ये तो सब ये समाजवादी, जैसे मैं उस शब्द को नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा जिसके लिए पार्टी बदनाम है, ये तो उनकी काम है। ये तो भारतीय जनता पार्टी वालों की वो है। क्यों डर रहे भाई उससे? एक 5.5 फुट के आदमी से जो 1.5 साल में जिसका पदार्पण राजनीति में हुआ है, तुम डर क्यों रहे हो उससे? आपकी बात ठीक है, क्यों डर रहे हो उससे? आपको एक चुनाव हुआ, चुनाव के बाद आपको 5 साल के लिए मौका देखिए, पहली बात तो पूरा बहुमत नहीं मिला। सवाल पूछिए आप। 49 दिन में आप रण छोड़कर भाग गए और आपको मौका दिया गया था 5 साल के लिए। भाई ऐसा कब तक चलेगा? भाई 5 साल के लिए मौका कहां दिया? मैंडेट देखिए ना, 34 सीटें 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई। नहीं तो आपने सरकार अरे मैं बता रहा हूँ वो बात बता रहा हूँ। अरविंदर सिंह लवली के घर जाके हर्षवर्धन और विजेंद्र गुप्ता उनकी हाथ डाल रहे हैं कि भाई इनको समर्थन दो। ये तो मिली भगत थी कि इस आदमी को, जो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, अराजनीतिक आदमी है, इसको ट्रैप करो, इस ट्रैप करके इसको घेरो। नहीं, ऐसा जिस व्यक्ति को जिसको कलुषित राजनीति का अनुभव नहीं था, उसको ट्रैप कर लिया गया। ऐसा यहाँ भी हो सकता है ना? आप क्या बोल रहे हो यार? मैं आपको बोलता हूँ बीच में, अनुभव नहीं है तो बोल रहे हो बीच में। अनुभव नहीं है। अरे तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हम अपनी डिबेट को करना चाहेंगे। आप सभी से 10 मिनट बाद में मिलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए अनुभव नहीं है तो घर बैठो क्यों राजनीति करते हो? अपने आप कह रहे हो अनुभव नहीं, तो बात है तुम्हारी। अनुभव आ जाए जब करना। शर्मा जी, आप इतने शर्मा जी एक सेकंड, अगर हम आप बोले, हमने आपके खिलाफ बोला, खूब आप भाई खूब कीचड़ उछालिएगा एक दूसरे पे, लेकिन कम से कम खूब उछालिएगा केजरीवाल में आप थप्पड़ मार दीजिएगा, ये मुलायम सिंह का थप्पड़। आप नोट कर लो। आप
शर्मा जी का ऑडियो चेंज हो गया है, अब चेक करा लीजिए एक बार। चलो एक एक करके उठा देना, आप देख लेना। डन डन डन, शर्मा जी का आ रहा है। अभी नहीं, मैं कृपया आप शर्मा जी, मैं हमारा आ रहा है, हाँ जी, हमारा आ रहा है, हमारी सीट बदल गई है। आप ठीक है। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर होते हैं। ललित मोहन शर्मा जी आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ कह रहे थे। ललित मोहन शर्मा जी, आप कहिएगा। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि इस देश में जो भी राजनीति हो वो विजन आधारित राजनीति हो। इस देश में वंशवाद की राजनीति खत्म होनी चाहिए। इस देश में जातियों के और संप्रदायों के तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होनी चाहिए कि एक विशेष कम्युनिटी को हम लाभ दे रहे हैं, एक विशेष कम्युनिटी के लिए कुछ अलग बना रहे हैं, एक विशेष संप्रदाय के लिए कुछ अलग काम कर रहे हैं। ये सब राजनीति बहुत ही छिछोरी राजनीति है, गंदी राजनीति है और इस देश को कहीं ना कहीं ये गर्त में ले जाएगी। जहां तक संप्रदायवाद की बात करते हैं तो आज हम क्यों वोट बैंक की बात करते हैं? आज एक पार्टी का वोट बैंक उसका है, राष्ट्रवाद की ठेकेदार एक दूसरी पार्टी है, सोशल इंजीनियरिंग की ठेकेदार एक तीसरी पार्टी है। ये सब इस देश के कहीं ना कहीं इस देश के पराभव के लिए जिम्मेदार हैं और ऐसे लोगों को राजनीति में आने के लिए बिल्कुल जनता को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, जो इस देश को निरंतर विनाश की ओर ले जा रहे हैं। जहां तक मथुरा के स्थानीय मुद्दों की बात है, यमुना की अगर हम बात करें, यमुना के साथ क्यों पर्यटन को नहीं जोड़ा जाता? इनके पास किसी के पास कोई विजन क्यों नहीं है यमुना को लेके? कि यमुना की दो प्रमुख समस्याएं, बड़ी समस्याएं, एक यमुना के लिए पानी नहीं आता हथनीकुंड से, दूसरी समस्या यहाँ का लोकल जो प्रदूषण है वो है। इसके लिए क्या विजन है? करोड़ों हजारों करोड़ रुपए अब तक यमुना पर व्यय हो चुका है, वो सारा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? भली वो सरकार बसपा की हो या सपा की हो या भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, वो सभी सरकारें एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे का विरोध करके कुछ लॉलीपॉप बांट के पब्लिक में आ जाते हैं और हाल ये देख लीजिए देश का। तो मैं तो एक दुष्यंत का एक शेर है कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में और खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, और अब वजीरों अफसरों और पागलों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। ऐसी हालत कर दी है इस देश की साहब इन लोगों ने। लूट, गुंडाई, भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता सब इस देश में इन नेताओं ने पैदा कर दिया है। तो हमें इस चुनाव में हमारे पास जनता के पास मौका है को इस सबका प्रतिकार जनता को करना चाहिए और इनको वोट की चोट से सबक सिखाना। ठीक है, ललित मोहन शर्मा जी आपकी बात सुन ली। पूरन प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। पूरन प्रकाश जी आपके पास चलते हैं। धन्यवाद। अभी हमारे साथी बैठे हैं सपा से संबंधित शर्मा जी काफी बात कह रहे थे, हमारे साथी के जवाब भी देने नहीं जाए थे। अभी तक तो हम तो यही समझते थे कभी सड़कों पे और भारी गुंडाई होती है, लेकिन अब तो स्टूडियो में गुंडाई होने लगी, ये आपत्तिजनक है। मैं कहना चाहूंगा आपसे, मैं कहना चाहूंगा, अभी पीछे बात आई थी पिछली बार, आपने कहा क्या साहब प्रदेश से विकास होता है, एक मुख्यमंत्री मुखिया होता है, उसके लिए सब जिले बराबर है। दुर्भाग्य है जी कि मथुरा जिले की स्थिति देखी क्या हालत है, सड़कों की क्या हालत है, पेयजल की क्या हालत है, नहरों की क्या हालत है, बम्बों की। खाली 5-10 जिले से फिरोजाबाद, सैफई, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, क्या इससे प्रदेश का भला हो पाएगा? जी 200 करोड़ की पिछले साल, इससे पिछले साल आपकी जिला योजना बन के गई, जो 200 करोड़ की जिला योजना में जनपद मथुरा के लिए 10% भी उससे धनराशि अब मुक्त नहीं हुई प्रदेश से, जबकि होना ये चाहिए कि भाई ये पूरा हमारा प्रदेश है, सब जिले जनपद बराबर है, लेकिन ऐसा ना होकर खाली 5-10 जनपदों को आप सृजित कर लें और बाकी सब रह जावे। तो एक हम तो चाहेंगे, मुखिया से भी कहेंगे, हमारे साथी बैठे शर्मा जी भी, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि भाई इस जिले की। पूरन प्रकाश जी बिल्कुल सही बात है, आप आरोप लगाने में माहिर हैं, आप आरोप लगाने में माहिर हैं जितना मैं आपको जानता हूं, लेकिन आपके सांसद ने क्या कुछ कहा, आप मुझे 4 काम गिना दीजिए। मैं एक बार एक आपकी रैली की कवरेज के दौरान था, वहां कुछ लोगों ने मुझसे कहा देख के, भैया यही जयंत हैं क्या, इनको तो हमने 5 वर्ष में देखा ही नहीं, बड़े भाग्य हो गए दोबारा से देख लिया। अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रहते हैं, आप देखिएगा इतिहास है, मैंने पहले भी कहा था और फिर दोबारा दोहराऊं अपनी बात को, जो 145 अपने जिले से संबंधित, अपने किसानों से संबंधित मुद्दे पार्लियामेंट में उठाए गए, 47 आपके जो विभिन्न प्रॉब्लम थी उसको जो है एक सत्ता में शामिल होते हुए वो अपने पार्लियामेंट में रखे गए। आप 10 जो आपके टॉप सांसद हैं जो
अपने 523 की 43 जी। की पार्लियामेंट में जी। वो 10 टॉप सांसदों में जयंत चौधरी का नाम है। ऐसी नहीं है नहीं, मथुरा में कौन सा नाम है? आपके मथुरा में देखिएगा, मथुरा की जो आपकी सबसे बड़ी समस्या थी जो यहाँ पर रखा था, जो लेके चले थे, भट्टा पहाड़ सौदा की समस्या थी, हमारी जयंत चौधरी हमारा राष्ट्रीय लोकदल आगे चला। आपकी यहाँ की सर्विस रोड थी एक्सप्रेस हाईवे पे, उन्होंने आश्वासन दिया था 11-12 में कैसा बनाया जाएगा, नहीं बनाया, हमने आंदोलन किया, हम जेल गए। आपकी एक वादा हरित प्रदेश बनाने का था, एक वादा मथुरा में बेंच स्थापित करने का था। राष्ट्रीय लोकदल कायम है। हम अभी चाहते हैं कि जिस तरह से इससे पिछली सरकार थी तब कोई हमको जो हमारे हरित प्रदेश का मामला नहीं आने दिया गया। अभी भी इस सरकार भी हमने कहा कि जब आप नहीं दे सकते हैं, जो हमारे जिले का जो हक है वो नहीं दे, जिला योजना का पैसा रिलीज नहीं कर सकते हैं, तो क्यों नहीं भाई हमको अपने प्रदेश से अलग करके हमारा हरित प्रदेश दे दीजिएगा। हमारा हरित प्रदेश का मुद्दा अभी नहीं, मुद्दा आपका डाउन नहीं हुआ। केंद्र की सरकार में आप शामिल थे, आपके नेता उड्डयन मंत्री थे, आपने कहा यहाँ उड्डयन मंत्री थे, उसके बाद तमाम वादे किए गए। केंद्र की सरकार 5 साल तक जो रही है वो सब आपके सामने है। नहीं, आप शामिल थे कैसे सारे से रही है। अभी इंडिविजुअल अगर हो पूरा बहुमत, हम सबसे पहले अपने पैर गड़ा देते, क्योंकि केंद्र की सरकार ही दूसरों के पिलरों पे चली रही है। पिछले 6 महीने में आपके पैर इतने मजबूत थे कि अगर आप अपने पैर पीछे खींच लेते तो सरकार गिर जाती, फिर आपने क्यों नहीं किया भाई? लाल बत्ती लेके चुप हो गए क्या? और हम पे आक्षेप लगता, ये कहते कि देखिए साहब, हमारा जब मथुरा में, जनपद मथुरा में एयरपोर्ट का मामला था, हमारे नेता ने, हमारे चौधरी जयंत चौधरी जी ने, हमारे मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी ने जमीन के लिए प्रदेश सरकार के मुखिया को देखा। काफी मेरे पास है, मैं आपको देता हूँ। ललित मोहन शर्मा जी क्यों नहीं जमीन देते भाई? ललित मोहन शर्मा जी क्यों नहीं जमीन देते भाई? यहाँ पर हमारी पार्लियामेंट में जब आता और यहाँ पर वो बनता हमारा एयरपोर्ट, तो कितने आदमी को रोजगार मिलता। लेकिन प्रदेश सरकार ने जमीन नहीं दी। जमीन का काम प्रदेश सरकार का रहता है। आज एयरपोर्ट बन जाता, अगर जमीन हमको मिल जाती तो मैं तो फिर अनुरोध करूंगा हमारे शर्मा जी से। ब्रजेश शर्मा जी आप समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप पे आरोप लग रहे हैं भाई आप जमीन नहीं देते। क्यों नहीं देते भाई जमीन आप? मुझे ये पूरन प्रकाश जी की बातों में बड़ी हंसी आती है जी। कितने दिन से विधायक चल रहे हैं और पूरे जिस क्षेत्र में विधायक रहते हैं वही परेशान है जी। और ये तो इनकी तो बिल्कुल छदम पार्टी है। देखो पवन सेवा चलाई जी जी और 4 दिन चलाई और उसका आज ये नहीं पता कि वो है कहाँ सेवा जी। तो इनकी बातों का क्या जवाब दिया जाए? ये इनका क्या मतलब एग्जिस्टेंस होते हुए भी एग्जिस्टेंस नहीं बताते और नहीं होते हुए कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बट जब आप कुछ हो ही नहीं और कुछ कर ही नहीं सकते हो, सब हमको ही करना है, तब मैदान में से हटिए, हमको करने दीजिए, हम करेंगे उसको। तो प्रश्न इस बात का है, देखो विकास एक सतत प्रक्रिया है जी। इसमें कोई भी एक घटक लड़खड़ाता है तो विकास रुक जाता है जी। आज ये एक निश्चित तयशुदा बात है कि दिल्ली में कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो उत्तर प्रदेश की विकास जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से ही घटित होता है। ठीक बात है। और वहां पे आज भी जो है समाजवादी पार्टी की सरकार है और आगामी 3 वर्ष तक रहने वाली है। तो क्या इसीलिए जमीन नहीं दी क्या? तो रहने वाली है, जमीन का इससे कोई लिंक नहीं है। जमीन का कोई आपके सामने कह रहे हैं पूरन प्रकाश जी। नहीं, जब मैंने वो जवाब मैंने वो जवाब तो वहीं दे दिया कि इनके सब जवाब छद में ये कोई प्रस्ताव ही दिखा दें जिसमें जमीन मांगी हो तो मान जाएंगे हम। ठीक है, ठीक है ब्रजेश शर्मा जी, ठीक बात है। ये सब झूठी बात है, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अजय कुमार पुइया जी बहुत देर से मुस्कुरा रहे तो हैं। मैं ये कह रहा था भाई आप ये बात गलत है, उनका बहुत देर रोका है आपने कैमरा, मेरी बात 2 मिनट में डाल दिया। अजय पुइया जी बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। अजय जी आप बात कहिएगा। देखिए हमारे मित्र यहाँ बैठे हैं जी, चाहे आपके हों, चाहे राष्ट्रीय लोकदल के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों जी, ये यहाँ भ्रमित कर रहे हैं, पूरा का पूरे जनमानस को भ्रमित करने का एक इनका षड्यंत्र है जी। भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी सर्वग्राही पार्टी है, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। मुसलमान क्यों नहीं साथ आते आपके? अरे मुसलमान क्यों नहीं साथ आते? नहीं है, कहाँ है? नकवी नहीं है। नहीं, एक नकवी से क्या पूरे मुसलमान हो जाएंगे क्या? हमारे यहाँ हर समाज की जमात है, लंबी जमात है। आपने एक नाम गिनाया, मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन, तीसरा कोई है क्या? बहुत राष्ट्रीय स्तर पर बहुत, देखिए राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम मोर्चा हमारा है,
अल्पसंख्यक जिसको कहते हैं, उसका मत- मोर्चा है, जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरी कार्यकारिणी है, जी। पूरे पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर। हमारे जिले में, मथुरा जिले में। अच्छा, आप तीसरा नाम गिना दीजिएगा, शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, तीसरा कोई नाम गिना दीजिएगा। क्या आप समझ नहीं पा रहे हैं? एक दल, ठीक है, ठीक है, मैं बात समझ गया। अजय पोइया जी, मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपकी मजबूरी समझ गया। अजय पोइया जी, मैं आपकी मजबूरी समझ गया। ललित मोहन शर्मा जी आम आदमी पार्टी से कुछ कहना चाह रहे हैं। ललित मोहन शर्मा जी, आप कहिएगा। देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इन सबसे आप पूछ लीजिए कि भाई ये जितने दलों के लोग हैं, जितने प्रत्याशी हैं, वो कब राजनीति को व्यवसाय बनाने से अलग हटेंगे? अपनी बात है ये। ललित मोहन शर्मा जी, एक सवाल आपसे सीधा है। आपके राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो कहते हैं बहुजन समाज पार्टी चोर है, समाजवादी पार्टी गुंडा है, बीजेपी चोर है, कांग्रेस चोर है। तो ईमानदार कौन है भाई देश में? सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी क्या? मैं जो आम आदमी पार्टी है ना जी, वो आम आदमी पार्टी नहीं, आंदोलन है नंबर जी। और ये पार्टी व्यवस्था बदलाव के लिए स्थापित राजनीति वर्सेज वैकल्पिक राजनीति की लड़ाई है। जी। एक बात, हमारी जीत पद लेने में या मुख्यमंत्री बनने में या प्रधानमंत्री बनने में, विधायक बनने में, सांसद बनने में नहीं है। नहीं तो फिर नहीं है तो फिर हमारी चुनाव जीत- क्यों लड़ रहे हैं भाई? नहीं, हमारी जीत तो उस दिन होगी, सुनिए जी। हमारी जीत तो उस दिन होगी जब जैसे दिल्ली में 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए खर्च करके विधायक बन गया। जी। हमारी जीत तो उस दिन होगी जब इस देश में 5,000 10,000 रुपए खर्च करने वाला विधायक और एमपी बनेगा। एक बड़ा अच्छा शेर है, मुझे याद आता है कि नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, आपका तो वही बसाना ये है। तो- आरएनडी की तरफ से, आरएनडी की तरफ से पूरन प्रकाश जी, पूरन प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पूरन प्रकाश जी, ये तो शुरुआत है। देखिएगा, बिल्कुल साफ है हमारा दल, हमारी पार्टी। अरे भाई दल से ऊपर कुछ कह लीजिएगा, आप दल तक ही रह जाते हैं अभी सीमित। दल ही नहीं है। देखिए, दल सबसे पहले हमारा, हम बाद में। हम जो है आपकी जनता का प्यार मतलब जनाधार है। आप मुझे ये बता दीजिएगा, अभी- 5 साल में आपकी लोकसभा सीट मथुरा से रही, 5 साल में ये लोगों की शिकायत है कि दिखते नहीं थे सांसद, क्या इस बार दूर होगी क्या? बिल्कुल, देखिए दिखते नहीं है। अभी आप देखिए, कोई कार्यक्रम रहा हो, कोई जी। फंक्शन रहा हो, जी। जयंत चौधरी हमेशा वहां पर पहुंचे हैं। नहीं, चुनाव के दौरान पहुंच रहे हैं, चुनाव के दौरान इससे पहुंच रहे पहले हैं। भी है। आप देखिएगा वृंदावन में जो कल किसी ने मुझे बताया, आपके विधानसभा क्षेत्र से एक मेरे मित्र थे, उन्होंने फोन किया, बोला मेरी भैंस बीमार हो गई थी, जयंत चौधरी पहुंच गए वहाँ पे। क्या अब यही स्टार्ट हो गया है क्या जयंत चौधरी के साथ? मैं तो नहीं कहा कि भैंस चोरी होगी जी देखने गए, मैंने ये नहीं कहा। जहाँ कार्यक्रम होता है या फंक्शन होते हैं या जनता का प्रोग्राम होता है, जयंत चौधरी पहुंचते आए और पहुंचते रहेंगे। हमने पहले ही कहा था, हमारा पार्टी, हमारे दल जी, हमारा राष्ट्रीय लोक दल, जी। देखिएगा, आप देखिएगा 70% जी। जो हमारा किसान, दलित, अच्छा, पिछड़ा, एक सवाल- backward है, जी। उसकी नुमाइंदगी करता है। बिल्कुल ठीक और चीज बिल्कुल सही बात। उनका भी लेके चलता है। अभी हम तो हमारा क्लियर ये सोचना है, हमारा भाई दल का, हमारे लोगों का, जी। कि भाई जहाँ भी जो एक आम आदमी की जरूरत है, जी, वो उससे आम आदमी की जरूरत है ना, हाँ, वो पूरी होनी चाहिए, जरूरत पूरी होनी चाहिए। जी। उसके लिए हमारा दल अपने विभिन्न स्तर से, चाहे आपके धरना हो, चाहे प्रदर्शन हो, चाहे विधानसभा में अंदर हो, चाहे लोकसभा के अंदर हो। जी। मैं पहले ही कहा था, हमारी संख्या विधानसभा में कम है, जी। हमारी संख्या लोकसभा में कम है। जी। लेकिन आप देख लीजिएगा, जब मामला आता है, किसानों से आता है, गरीबों से आता है, पिछड़ों से आता है, दलितों का आता है, जी। उनकी नुमाइंदगी करने के लिए आपका राष्ट्रीय लोकदल सबसे पहले आगे आता है और उसी तरह आगे आता रहेगा। और ये भी आप देख लीजिएगा, जितने भी हम लोग सब बैठे हैं, सभी पार्टी। अच्छा, पूरन प्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि आप किसानों की नुमाइंदगी करते हैं, आपकी पहले प्रादेशिक स्तर पर पार्टी थी, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे सिमट गई, अब सिर्फ 2-3 जिले हैं उनमें आपकी पार्टी है, अब कहाँ जाके रुकेगी भाई? मनमोहन की तरह आपकी गिरना स्टार्ट हो गए। देखिए, ये तो ऐसा होता है, अप डाउन चलते हैं जी। उतराव चढ़ाव चलते हैं। अभी आप देखिएगा, कभी स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है क्या? बीजेपी के 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जी, सिर्फ 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी। थे। आज बीजेपी के हिसाब से जो करेगा, हम सत्ता में आएंगे जी। ये तो आप अपने हो सकते नहीं तो क्या आप भी कह रहे हो आप भी सत्ता में आएंगे? नहीं, हम आप भी सत्ता की नहीं करे, हम जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम अपनी नुमाइंदगी करते हैं, अपनी जनता की, अपनी किसानों की, अपने सब वर्गों की। हम जाति बिरादरी की राजनीति ठीक बात है, नहीं करते। ठीक, समझ लिया। ब्रजेश मोहन शर्मा जी समाजवादी पार्टी से हैं, आप भी कहते हो कि हम किसानों की नुमाइंदगी करते हैं, आपके नेताजी कहते हैं किसानों का। मेरा सवाल सुनिएगा, आपके नेताजी कहते हैं कि हम किसानों की पार्टी हैं, हम दलितों की पार्टी हैं, हम पिछड़ों की पार्टी हैं। इधर ये भी उधर वही बात कहते हैं। भाई क्या फिक्सिंग का गेम चल रहा है क्या?
देखिए, ये क्या कहते हैं उसको तो यही जाने, लेकिन हम सिर्फ कहते नहीं और करते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार आपासी बिल्कुल हटा दी गई किसान से जी। और कितनी सरकारें आई ये तक नहीं जानती कि टेल होती क्या है जी। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, इसको किसान सबसे ज्यादा अच्छी तरह से समझता है कि टेल तक पानी पहुंचता है, गांवों में विद्युत व्यवस्था से सुधरती है और किसान ही इस बात का बढ़िया जवाब देता है। हाँ, विद्युत व्यवस्था इन द सेंस ट्यूबवेलों को फ्री बिजली दी जा रही है हमारी तरफ से जी, दूसरे तरफ से आप समझे उसको। और सबसे बड़ी बात हमने जो यहाँ प्रत्याशी खड़ा किया है वो स्वयं में किसान चंदन सिंह जी, और इनका एक भी प्रत्याशी ने तो हेमा मालिनी कभी किसान रही और न जयंत के दादा ने तो हल चलाया होगा, लेकिन जयंत ने हल हाथ से पकड़ा भी नहीं होगा। तो जाके पाम ने फटी पिवाई सो क्या जाने पीर पर आई, किसान की पीर को किसान समझेगा। मुलायम सिंह किसान है, चंदन सिंह किसान है, चंदन सिंह से ज्यादा अनुभवी, चंदन सिंह से ज्यादा सुलझा हुआ, चंदन सिंह से ज्यादा विकास कार्य को कराने में सक्षम व्यक्ति इस समय इन सारे प्रत्याशियों में से एक भी नहीं है। इसलिए मैं तो यहाँ आपके माध्यम से मथुरा की जनता से अपील करने आया हूँ कि चंदन सिंह को अधिक से अधिक संख्या में वोट दिला करके और मथुरा के विकास से जुड़िए। आप पिछले 2 दशकों से भ्रमित होते चले आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा की जनता को बेवकूफ बना करके और पहले 2 दफा तेजवीर सिंह को 3 बार करवाया, साक्षी जी को करवाया, फिर जयंत को समर्थन दे दिया और जयंत को जितवाया और पिछले 2 दशकों में विकास की रेड़ मार करके इस भारतीय जनता पार्टी ने इस लोक दल के सहयोग से मथुरा का सत्यानाश कर दिया। अजय शर्मा जी, एक सवाल आपसे पूछूंगा। इस लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं पड़ती हैं, आप किसी में अपनी इज्जत नहीं बचा पाए, भाई आप एमपी का चुनाव कैसे जीतेंगे? भाई वो समझा दीजिएगा। देखिए, नेता का काम जनता को समझाना होता है और जो जनता करती है वो सिरोधार्य करना होता है। मथुरा की जनता ने क्या निर्णय किया वो हमको पहले सिरोधार्य था, अब क्या करेगी वो हमको अब सिरोधार्य होगा। लेकिन आपके माध्यम से हम जनता को समझाएंगे कि अगर जैसा वो बोवेगी वैसा ही वो काटेगी। चालनी में छाना उसने, कर्मों को रोई वो। अब भी अगर बढ़िया प्रत्याशी ले आवेगी तो विकास आवेगा, बाकी तो जनता जाने, जनता के हाथ में। नहीं, तो आप क्या सीधा ये कहना चाहते हैं कि इस बार आप नहीं जीते तो फिर भी कर्मों पर रोएगी? भाई ये आपका सवाल बहुत अच्छा है और ज्यादा उत्तम है और काल्पनिक ज्यादा है ये कि हम जीते कि नहीं जीते। अगर आप मुझे ये बता दें कौन जीत रहा है तो फिर मैं बता दूंगा इसका जवाब। नहीं, वो तो जनता जिताएगी, है ना, जनता जिताएगी। वही मैंने कहा है कि जनता हमको आपने कहा जनता ने पिछली बार हमें नहीं जिताया, जनता अपने कर्मों पे रोई। आपने जनता के लिए जो मुहावरा बोला, मैंने ये नहीं कहा कि जनता कर्मों पे रोई, मैंने ये कहा चालनी में छाना कोई भी तो उसको चालनी में तो सामान टिकेगा नहीं, उसको कर्मों पर होना पड़ेगा चाहे वो कोई हो। तो इसलिए आप इसको जनता से जोड़ के भ्रमित न करें। ये जनता से जोड़ना ही तो हुआ ना, वोट जनता देती है। नहीं, ये एक जनरल मुहावरा है कि चालनी में छाने और कर्मन को रोवे, आपको पूरी देहात की जनता समझे। बिल्कुल सही बात समझ ली। लेकिन आप मुझे रोड मैप बताइएगा, आपने कुछ प्लानिंग ऐसी की होगी कि 5 विधानसभाओं में फ्लॉप हुए, उसके बाद इस बार क्या कुछ रोड मैप किया गया है आपकी पार्टी की तरफ से? आप मुझे देखिए, एक लाइन में बता दीजिए। रोड मैप तो सीधा सीधा हमारी सरकार के काम है जी, और वो काम उत्तम है। और रोड मैप ये देखिए कि निरंतर पिछले विधानसभा चुनाव में मथुरा में हम 53,000 पे आ गए जी, और जो है मार्च में हम 53-55,000 पे आ गए। इस तरह से धीरे धीरे जनता हमको समझ रही है और हमको भरोसा है कि इस बार जनता हमको समझेगी। बिल्कुल सही बात है। बाकी तो जैसा जनता का निर्णय होगा वो हमको सिरोधार्य होगा। अजय पोइया जी आपके बराबर में बैठे हैं, वो भी कोई विधानसभा सीट नहीं जीत पाए इस बार, तो बीजेपी एमपी का क्यों दावेदारी भरती है? भाई अब ऐसा क्या कुछ तैयार करेगी बीजेपी? आपने भी चुनाव लड़ा, आप बलदेव से लड़े, आपके बराबर में बैठे हैं पूरन प्रकाश जी, हालांकि वो जीते, इसको मैं यहाँ सवाल में नहीं लाना चाहूंगा, लेकिन 5 विधानसभाओं में से आपके यहाँ कुछ नहीं हुआ। एक जिलाध्यक्ष बनाने के लिए आपके यहाँ सिर फुटब्बल हो जाता है। कल एक वरिष्ठ अखबार ने, कल दैनिक जागरण ने एक खबर छापी, आपने शायद पढ़ा भी होगा, कि संघ और बीजेपी में जमकर सर फुटब्बल हुआ, और आप कहते हो कि आपका प्रत्याशी जीत जाएगा। भाई कैसे जिताओगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा अनुशासन
नहीं वो छोड़ दीजिए, अनुशासन की पार्टी है वो समझ लिया, उसने गरीब को वोट दी वो समझ लिया, चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाया वो समझ लिया, इससे आगे आप बोलिएगा, इससे आगे बोलिएगा, समय बहुत कम। देखिए भारतीय जनता पार्टी की वो आम जनमानस की निगाह है जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ चाहे कोई भी तबका हो जी, चाहे मजदूर से हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, शॉर्ट में वो दीजिए। सब एक निगाह लगाए हुए है कि हम भला हमारा भारतीय जनता पार्टी में देश और देश पर जो भी आफत आ रही है, देश की सीमाएं असुरक्षित है, देश धरातल में जा रहा है। मथुरा बताइए आप, मुझे देश छोड़ दीजिएगा, मथुरा बताइएगा, मथुरा में क्या करेंगे? मथुरा में विकास की गंगा बहेगी। मथुरा भारतीय जनता पार्टी का जब अरे भाई बात तो सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार थी तो आप बताइए कोई भी हमारा चैलेंज है उसको कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो सरकार हमने दी है मिसाल है। बंगाली लक्ष्मण कौन थे महाराज आपकी पार्टी में? अरे भाई बात तो सुनिए ना, देश के प्रधानमंत्री का नेतृत्व हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने जब किया, किसानों के लिए जो सुविधाएं दी आज तक के इतिहास में किसी ने सुविधाएं नहीं दी हमारे भारतीय जनता पार्टी। जसवंत सिंह कहते हैं, बात तो जसवंत सिंह कहते हैं कि एनडीए से बुरी कोई पार्टी नहीं है। अगर टिकट नहीं मिला तो बुरी हो गई नहीं, अगर उसको जसवंत सिंह को हम टिकट दे देते तो एक और भी तो कार्यकर्ता है, सबको मौका मिलना चाहिए कि बपौती नहीं है। मैंने एक बार कहा था, आपसे पहले कहा था, हमारे यहाँ वंशवाद की प्रथा नहीं है, हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता किसी भी कहीं से भी एक्सपोर्ट की प्रथा है। अरे नहीं है भाई, आप देखिए हम जब वो सुधर रहा है, आ रहा है, राष्ट्रीय धारा में आने को तैयार है, राष्ट्र के प्रति उसकी समर्पण की भावना है, देश को वो अपना मानता है, लाने को तैयार है। आपकी बात समझ ली अजय पुरिया जी, आपकी बात समझ ली। पूर्ण प्रकाश जी आप कहिएगा फाइनल कमेंट, सिर्फ 1 मिनट। आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि दल की बात नहीं करिएगा जी, आपने कहा बढ़िया उम्मीदवार जी, बढ़िया कैंडिडेट जी, पूरा जनपद जानता है, सब कैंडिडेट को खड़े कर लीजिएगा जी, कहाँ किसमें काबिलियत है जी, कितनी उसमें सामर्थ्य है जी, कितनी समस्याओं को रखने सामर्थ्य देख ली ना 5 साल में हमने। यार बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, और वही मैं दोहरा रहा हूँ वही बात, प्रत्याशी की आप देख लीजिएगा हर स्तर से। जी, आपने कहा हमारे साथी नहीं, शर्मा पूर्ण प्रकाश जी कह रहे हैं, शर्मा जी कह रहे हैं, पूर्ण प्रकाश जी माफ कीजिएगा, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपकी पार्टी में 2 चेहरों के अलावा कोई तीसरा चेहरा नहीं है क्या? मैं आपको वही अर्ज कर रहा था, यही बात आपको एमपी का टिकट क्यों नहीं मिला, आप मुझे ये बता दीजिए। आप कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वही बात दोहरा रहा हूँ जी। हमारे साथी शर्मा जी बैठे हैं जी, हमारा राष्ट्रीय लोकदल तो मैं कर रहा है, आज इनके हमारे चंदन सिंह जी दोनों बार विधायक बने, कितने बनाए राष्ट्रीय लोकदल की बदौलत बने थे, अपेक्षाएं बढ़ गई, नहीं इस बार भाग बना दीजिए, छोड़ के भाग गए। हमारा राष्ट्रीय लोकदल जनपद का वो है कि लीडरों को बनाता है, अब वो लीडर कहाँ किधर खुसक जावे, किधर भाग जावे। आप इस बार किसको बना रहे हो भाई? हमारे बने हुए हमारे लीडर तो हमारे भाई यहाँ से हमारे जयंत चौधरी मौजूदा सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। पिछली बार आप एमपी बने बीजेपी के उस पे किराए की, बीजेपी को लेके आप बीजेपी की कुर्सी किराए पे ली, तब आप एमपी बन गए। इस बार कैसे अकेले जीत पाओगे भाई? आप देखिएगा पिछली बार जो आपका सभी कर रहा था, अभी वहाँ पे ये नहीं है कि हमारे चौधरी साहब के इधर तो लेकिन देखा था जो उन्होंने रखी थी, किसानों के मामले रखे थे, अपने यहाँ की समस्या रखी थी प्रदेश की, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने उसको नेगलेक्ट किया, क्या करते ये आने के बाद भाई हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि समस्याओं का समाधान होना चाहिए। समझ गया आपकी बात, समझ गया आपकी बात। अब इस चुनाव बाद आप किसके साथ रहेंगे ये और मुझे बता दीजिए। अभी हमारी बिल्कुल स्पष्ट नीति है जी, बिल्कुल स्पष्ट नीति है, अब बिल्कुल चौधरी साहब ने कह दिया है। हम जब बैठे न आम आदमी पार्टी हो, चाहे हमारी सपा हो, चाहे हमारी भाजपा हो, हमारा राष्ट्रीय लोकदल का पहले किसानों की पार्टी है, जो किसान की बात करेगा, किसान के समर्थन के मूल्य की बात करेगा, किसान की आप देखिएगा कैसा घोर अन्याय है कि एक जो पैदा जो चीज मेकर बनाता है, बनाने वाला होता है, वो अपनी कीमत रखता है, चाहे टाटा है, बिरला है, सीमेंट वाला है, वो अपनी कीमत रखता है, लेकिन किसान की कीमत जो रखता है फसल की वो सरकार रखती है, रखता है किसानों की कीमत रखता है, रोकदल का नुमाइंदा रहेगा, सपा के साथ हो जाता है, बस रहना रह गया उसके साथ, आम आदमी पार्टी के साथ कभी नहीं गया। हो सकता है भविष्य में ये भी देखने को मिले। ललित मोहन शर्मा जी आम आदमी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं,
जी फाइनल कमेंट 1 मिनट आपके। देखिए, माननीय विधायक जी ने भी बहुत बढ़िया बात कही कि हाँ 5 साल इन्होंने ये किया वो किया जी। जयंत जी ने जी। लेकिन ये तो आप जनता से जाके पूछिए कि जयंत जी यहाँ कितने दिन आए। अभी भी जब ये करोड़ों में राशि गिना रहे थे तो 4.5 करोड़ राशि तो अभी अखबार में छपी है कि 4.5 करोड़ रुपए तो खर्च ही नहीं हुए, लैप्स हो गया जी। और जबकि एक जी मिनट जी नंबर 2 बात। दूसरी बात मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने हमारे माननीय पोया जी से पूछना चाहूंगा कि इन्हीं के पार्टी के लोग कहते कल परसों गलियारों में चर्चा कर रहे हैं कि अब तक तो हेमा मालिनी जी के डांस कार्यक्रम देखने को मिल जाते थे, एमपी बनने के बाद तो वो भी नहीं मिलेंगे। और तीसरी बात साहब, एक सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा है कि क्या फर्क पड़ता है राजा राम हो या रावण। जी अगर रावण राजा हुआ जी। तो सीता का हरण हो जाता है जी। और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा देने के बाद वनवास हो जाता है जी। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही आप नागनाथ को चुन लो या सांपनाथ को चुन लो या आम आदमी